aspirants, welcome back to NurtureNet, your one-stop destination for everything you need to crack UGC Net Home Science. I'm back with another video and today we are going to discuss about topic building regulations, zoning, norms and standards. Okay, building regulations क्या होते हैं? अगर अभी तक हमने पीछे बात करी थी लास्ट क्लास में कि प्लानिंग कैसे होती है, राइट, स्पेस प्लानिंग कैसे होती है एंड एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो हमने बेसिक से शुरू किया था। अब हम देखेंगे कि हमने जो एलिमेंट्स देख लिए हैं, जो हमने स्पेस प्लानिंग कर ली है, अब हम उसको एक्चुअली में एक्शन में कैसे लेकर के आएंगे। ठीक है, बिल्डिंग बनाने के लिए क्या क्या रेगुलेशंस और रूल्स फॉलो करने होते हैं, जोनिंग कैसे होती है, नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ये हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं नेट में, और इसीलिए अगर आपको इस टॉपिक में कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर लगे ऐसा कि आपको रिपीट करना है तो प्लीज़ वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं। ओके, सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक आप बिल्डिंग रेगुलेशंस या बिल्डिंग नॉर्म, जोनिंग, स्टैंडर्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस नेट में आते हैं वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बिल्डिंग रेगुलेशंस, नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। बिल्डिंग रेगुलेशंस आर लीगल गाइडलाइंस। ठीक है, लीगल गाइडलाइंस होती है। जैसे हमने पढ़ा था फूड से रिलेटेड, जब हमने सेकेंड यूनिट फर्स्ट यूनिट जब हमने डिस्कस किया था तब भी मैंने बताया था। कंज्यूमर इश्यूज जब हमने डिस्कस किए थे तब भी हमने बताया था कि वहाँ पर भी रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं जो फॉलो होते हैं। ठीक है, वैसे हर चीज़ के रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं। अगर आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं तो हम उसे अपनी मर्जी से नहीं बनाते, राइट, उसके भी रेगुलेशंस होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं लीगल जो फॉलो करनी पड़ती है। वैसे ही यहाँ पर सेम है। एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग टू एंश्योर सेफ्टी, हेल्थ और ऑर्डरली डेवलपमेंट एंश्योर करने के लिए ये रेगुलेशंस, ये गाइडलाइंस फॉलो करना ज़रूरी होती है। इन इंडिया दीज आर लार्जली गाइडेड बाय नेशनल बिल्डिंग कोड NBC। ठीक है, इंडिया में इसको कौन गाइड करता है? NBC गाइड करता है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल बिल्डिंग कोड। और लोकल म्यूनिसिपल बायलॉज जो होते हैं वो लोग इसको फॉलो करते हैं, बिल्डिंग रेगुलेशंस को। इसके अंदर सीधा सीधा एग्जांपल आप ये समझ सकते हो कि जैसे जो एरिया आपने परचेज किया होता है, वहाँ एरिया में आपका जो भी आप व्हाट वी से एरिया टैक्स एंड ऑल या बिल्डिंग टैक्स जो भी रहता है, ठीक है, वो आप हाउसिंग टैक्स एंड ऑल ये सब कुछ इसके अंदर आता है और वो आपको एक रेगुलेशन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बताते हैं। तो वहाँ पर आप पैसे बिल्डअप कर सकते हैं, या फिर आप ऑलरेडी अगर खरीद रहे हैं तो जो बिल्डर होता है वो उस रेगुलेशंस के हिसाब से बनाता है, उस हिसाब से चलता है, जिसने भी वो जगह खरीदी होती है और जिसने भी वहाँ पर जो बिल्डिंग बनाई हुई होती है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है बिल्डिंग रेगुलेशन के? सबसे पहले प्रोटेक्शन ज़रूरी है। ठीक है, हम क्यों घर बनाते हैं? हम प्रोटेक्शन के लिए घर बनाते हैं, राइट। अब ऐसा ना हो कि प्रोटेक्शन के लिए हम जिस चीज़ का निर्माण कर रहे हैं, जिस चीज़ को बिल्ड कर रहे हैं वही हमें प्रोटेक्ट ना कर पाए, तो कल को आगे चल के बिल्डिंग में जो आप रह रहे हो, जिस घर में आप रह रहे हो, वो घर अगर टूटने लगे तो जान का खतरा बना हुआ है, राइट। तो इसीलिए प्रोटेक्शन, पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, ये फर्स्ट मोस्ट ऑब्जेक्टिव होता है बिल्डिंग रेगुलेशन का। तो जो भी बिल्डिंग्स बनती है, जो रेगुलेशंस और गाइडलाइंस होती है, वो सबसे पहले जो पर्सन उस घर को यूज़ करने वाले हैं या उस बिल्डिंग को यूज़ करने वाले हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सेफ्टी के अकॉर्डिंग गाइडलाइंस बनाई जाती हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी एंड फायर सेफ्टी, फिर आती है स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी और फायर सेफ्टी, विच इज़ ऑफ कोर्स कि आग लगने का खतरा होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर गिरने का खतरा होता है, इसीलिए हमने देखा, आप सबने देखा होगा कि जब भी कोई बिल्डिंग बनती है सबसे पहले जो बीम्स होती है वो लगाई जाती है ना, नींव रखी जाती है, बीम्स लगाई जाती है ताकि जो भी स्ट्रक्चर उस पर बनाया जा सके वो मजबूत रहे, गिरे ना। ठीक है, एक जो सपोर्ट बना रहता है बिल्डिंग का वो बीम से बना रहता है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी और बनाए रखने के लिए, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी और फायर सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी बिल्डिंग में जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे होते हैं। ठीक है, और घरों के आसपास भी आई थिंक रेसिडेंशियल एरिया में ये बहुत कम होता है, बट ये होना चाहिए, फायर सेफ्टी का लोगों को पता होना चाहिए। एडिक्वेट लाइट, वेंटिलेशन, सैनिटेशन, ये हेल्थ के पर्पज से ध्यान में रखा जाता है कि लाइट, वेंटिलेशन और सैनिटेशन प्रॉपर हो। सैनिटेशन एज इन कि साफ सफाई तो हम खुद घर की रख सकते हैं, बट प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, है ना। अगर आपके घर में अगर इस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम की जो वेस्ट वाटर है वो इजीली बाहर निकल जाए, या फिर अंडरग्राउंड हो या जो भी हो, या ट्रीटमेंट हो उसका, एवरीथिंग।
ऑर्डरली अर्बन डेवलपमेंट, ऑर्डरली अर्बन डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से और एक ऑर्डर में, ठीक है, ये ज़रूरी है। ऐसा नहीं जहाँ मन क्या वहाँ बना लिया, एक पहले ऑर्डर होता है कि पहले आपने जगह को देखा है, वहाँ पर डेवलपमेंट हो सकता है नहीं हो सकता है, फिर उस जगह को अच्छी तरीके से उसका असेसमेंट किया जाएगा, फिर उसके बाद में अगर आपने परचेज किया तो फिर उसके बाद में उस पर घर बनेगा, उस तरीके से ये डेवलपमेंट ऑर्डरली। फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन आता है विच इज़ ऑब्वियस कि आपको ऐसी जगह पर डेवलपमेंट नहीं करना है, बिल्डिंग नहीं बनानी है जहाँ पर एनवायरनमेंट को नुकसान हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो व्हाट वी से इंडस्ट्रीज़ जो बनती हैं, जो कि केमिकल बनाने की इंडस्ट्री और किसी भी चीज़ की जो हार्मफुल फ्यूम्स सिक्रीट करते हैं, हार्मफुल फ्यूम्स उससे निकलते हैं, वो हमेशा लोकेलिटी से बहुत दूर बनी होती है और डेंस एरिया में जहाँ पर जंगल होता है वहाँ पर ज़्यादा बनी होती है। बिकॉज पेड़ क्या करते हैं, उसको वापस से प्यूरिफाई करने का काम करते हैं, राइट। और उनके नॉर्म्स और बिल्डिंग्स के रेगुलेशन से कुछ ऐसे होते हैं कि आपको इतने मीटर पर रखना है, इतने मीटर तक पेड़ लगे होने चाहिए, पेड़ नहीं लगे होंगे तो नहीं बना सकते आप, ये सारे। अब इम्पोर्टेंस नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स क्या क्या है, सबसे पहला है राइट साइट रेगुलेशन। साइट रेगुलेशन के अंदर मिनिमम प्लॉट साइज, सेटबैक्स, ओपन स्पेसेस, ये सब आ जाता है, ठीक है। मिनिमम प्लॉट साइज कितना होना चाहिए, सेटबैक्स कितने होने चाहिए। तो सेटबैक्स क्या होते हैं, ये एक्चुअली में जो स्पेसेस होती है बिल्डिंग और प्लॉट बाउंड्री की जो स्पेस होती है उसको सेटबैक्स कहा जाता है, ठीक है। हम ऐसा नहीं ना कि जितनी जगह आपको दी गई है उतने में आप पूरा घर बना लेते हैं, थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं साइड में, है ना। तो दे आर कॉल्ड एक्चुअली सेटबैक्स। ये फ्रंट, रेयर, साइड सेटबैक्स चारों तरफ से जहाँ से ज़रूरत है वहाँ से उस हिसाब से उसको भी मेजर करके रखा जाता है, ठीक है। ये एक्चुअली में वेंटिलेशन, लाइट एंड ऑल के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। और फिर आती है ओपन स्पेसेस। ओपन स्पेसेस में क्या होता है, फिक्स्ड परसेंटेज होता है साइट का जो कि अनबिल्ट रहेगा, ठीक है। अब एग्जांपल कि कुछ ऐसे जैसे ओपन स्पेसेस ज़्यादातर स्कूल्स या फिर हम देखेंगे जो बिल्डिंग्स जो बड़ी बिल्डिंग्स बनती है, ठीक है, बहुत लंबी बिल्डिंग बनी तो उसके पास में थोड़ी सी जगह ओपन स्पेस की रखनी पड़ जाती है। बिकॉज क्या हो, फ्यूचर डिजास्टर के अकॉर्डिंग भी वो चीज़ें देख करके चलते हैं, ठीक है। फैक्ट्रीज अगर बनती है तो उसमें ओपन स्पेस काफ़ी लंबा होता है कि भाई थोड़ा सा जान का खतरा थोड़ा ज़्यादा रहता है तो इसलिए जगह ज़्यादा छोड़ी जाती है, ठीक है। फिर है फ्लोर एरिया रेशियो, FAR भी कहा जाता है या फ्लोर स्पेस इंडेक्स, FSI। ये दोनों टर्म एग्जाम में आ सकते हैं तो आप इसको याद रखिए अच्छे से, FAR क्या है और FSI क्या है, ठीक है। ये रेशियो ऑफ बिल्डअप एरिया टू प्लॉट एरिया है ये, ठीक है। मतलब कि टोटल फ्लोर एरिया डिवाइडेड बाय प्लॉट एरिया, ये इसका एक्चुअली में फॉर्मूला होता है। ये कि उस एरिया के हिसाब से हम उसमें और कितने फ्लोर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और कितने फ्लोर, अगर एरिया बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है कि आप उस पर ज़्यादा फ्लोर ऐड कर पाएंगे, अगर एरिया छोटा है तो आप उसमें ज़्यादा फ्लोर ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिर वो बिल्डिंग जो है वो काफ़ी लीन हो जाएगी, उसके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। तो फ्लोर एरिया रेशियो जो होता है वो बताता है कि बिल्डिंग के इंटेंसिटी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए कि आप कितने फ्लोर उस पर बिल्ड कर सकते हैं। फिर हाइट रिस्ट्रिक्शन आता है, लिमिटेड बेस्ड ऑन रोड विथ एंड जोनिंग रूल्स। ये वही चीज़ हो गई ओपन स्पेसेस वाली। जो टॉलर बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पर वाइडर रोड्स होती हैं, ठीक है, रोड के हिसाब से भी चलना पड़ता है। ओके, टॉलर बिल्डिंग्स ज़्यादातर वाइड रोड जहाँ पर होगी वहीं पर बनाई जाती है। इससे होता यह है कि वही अगर गिरने के चांसेस हैं आगे चल के, अगर कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो, ऑल्दो मेंटेनेंस इज ऑल्सो रहता है इसमें कि मेंटेनेंस भी करना ज़रूरी है, स्ट्रक्चर सेफ्टी करना ज़रूरी होती है, ठीक है। बट स्टिल वाइडर रोड्स के हिसाब से हाइट रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। लाइटिंग और वेंटिलेशन स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है। मिनिमम विंडो एरिया, एयर सर्कुलेशन हर घर में होता है, वेंटिलेशन ज़रूरी है, विंडोज ज़रूरी है एयर सर्कुलेशन के लिए। सैनिटेशन स्टैंडर्ड्स होते हैं, टॉयलेट, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, ठीक है, किस तरीके से फिटिंग्स होंगी, कहाँ कहाँ पाइप आएंगे, किस तरफ से ड्रेनेज सिस्टम देना है, कहाँ पर टॉयलेट्स बनानी है, ये सारा कुछ। फिर फायर सेफ्टी नॉर्म्स आ जाते हैं, इमरजेंसी एग्जिट, फायर रेजिस्टेंट मटेरियल, स्टेयर केसेस, ठीक है। स्टेयर केस आपने देखा होगा कि जो बड़े मॉल्स होते हैं या बड़ी बिल्डिंग होती है वहाँ पर फायर एग्जिट, इमरजेंसी एग्जिट्स होते हैं कि भाई अगर लिफ्ट काम नहीं, ऑब्वियसली अगर कहीं आग लगी तो आप लिफ्ट यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी तुरंत बंद करनी पड़ती है। तो फिर इमरजेंसी एग्जिट यूज़ करी जाती है, फायर रेजिस्टेंस जो है उसके हिसाब से वहाँ पे बिल्डअप चीज़ें रखी जाती है, मटेरियल वैसा बनाया जाता है कि वहाँ पर जल्दी आग ना पकड़े, ईजिली लोग एग्जिट कर पाए वहाँ से, ठीक है।
फिर स्ट्रक्चरल सेफ्टी आती है, कंप्लायंस विद अर्थक्वेक, लोड बियरिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल सेफ्टी पूरी की पूरी डिजास्टर को ध्यान में रख करके बनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लायंस अर्थक्वेक हो गया, लोड बेयरिंग कैपेसिटी होगी, जैसे अगर बहुत एक बिल्डिंग है जहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं तो कितना लोड बेयर कर सकती है वो जो बिल्डिंग है उसके हिसाब से। फिर एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड, यहाँ पर बैरियर फ्री डिजाइन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, ये एक्स्ट्रा अगर डिसेबिलिटी हो, जैसे हॉस्पिटल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि पेशेंट्स आते हैं व्हील चेयर पर भी आ रहे हैं, स्ट्रेचर पर भी आ रहे हैं। ठीक है, तो बैरियर फ्री डिजाइन बनाई जाती है कि एक जो होता है इमरजेंसी गेट होता है, आपने देखा होगा, एक जो होता है नॉर्मल लोगों के लिए आगे से चल के जाने वाला होता है। ठीक है, एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में क्या होता है कि उसको कुछ इस तरीके से बिल्डअप किया जाता है कि जो एम्बुलेंस है वो सीधा जा करके सिर्फ गेट पर ही रुकते हो, गेट सीधा हॉस्पिटल के अंदर खुलता है ना। या फिर वहां पर सीढ़ियां ना लगा करके जो व्हाट वी से स्लैंट एरिया टाइप का बना दिया जाता है। ठीक है, वो जिससे कि इजीली जो व्हील चेयर है वो इजीली ऊपर नीचे हो सके। ओके, तो ये स्टैंडर्ड्स नॉर्म्स जो होते हैं वो फॉलो करे जाते हैं, बिल्डिंग जो भी बनाई जाती है इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही बनाई जाती है। फिर आती है जोनिंग। जोनिंग का मतलब होता है लैंड को डिवाइड करना होता है डिफरेंट एरियाज में। ठीक है, जोन्स फॉर स्पेसिफिक यूजेस फॉर इंश्योर प्लान एंड बैलेंस्ड अर्बन ग्रोथ। ठीक है, अब जोनिंग अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो जैसे कि आपने एक प्लॉट खरीदा है। ठीक है, एक एरिया आपने खरीदा है और फिर उसमें हम क्या करते हैं, एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, है ना, कि भाई यहाँ पर मुझे कमरा चाहिए, ये वाला एरिया मुझे मेरे रूम के लिए चाहिए, ये वाला एरिया मुझे लिविंग रूम के लिए चाहिए, ये वाला एरिया मुझे बाथरूम या टॉयलेट के लिए चाहिए। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड जोनिंग। ओके, आपने देखा होगा कि हम अगर एक स्पेसिफिक एरिया की भी अगर बात करें तो वहाँ पर जोन बटे होते हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3 ऐसे करके। बस वैसे ही यहाँ पर लैंड को डिवाइड कर दिया जाता है कि एरिया जो है या फिर वो जोन्स एरिया आप कुछ भी कह लो, उसको स्पेसिफिक यूज के लिए उसको प्लान और बैलेंस कर दिया जाता है, डिजाइन किया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं जोनिंग के, ये ओवर क्राउडिंग और कंजेशन को प्रिवेंट करता है। विच इज ऑब्वियस, अगर आपको पता चल जाए कि हम कौन सा एरिया किस चीज के लिए यूज करेंगे तो ओवर क्राउडिंग हट जाएगी, है ना। ऐसा ऑफिस में भी होता है, ऑफिस में प्रोडक्शन एरिया बना दिया जाता है कि जहाँ पर सारे वर्कर्स एक साथ बैठ करके काम करेंगे, दैट इज अ प्रोडक्शन एरिया। देन कम्स एचआर डिपार्टमेंट, कोई दूसरा डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो इंसान जिस डिपार्टमेंट में काम करता है वो उस जोन में जाकर के बैठता है, वहीं पर काम करता है, इससे ओवर क्राउडिंग और कंजेशन नहीं होता। सेपरेशन ऑफ इनकम्पैटिबल लैंड यूजेस। ठीक है, इनकम्पैटिबल लैंड यूजेस यानी जिसकी ज़रूरत नहीं है वो लैंड, वो एरिया अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। अननेसेसरी उसको भी ऐसा नहीं है कि आप ज़रूरत नहीं है बट फिर भी उसको वहाँ बना रखा है, वो चीज़ हट जाती है। प्रमोशन ऑफ हेल्दी लिविंग कंडीशन, हेल्दी लिविंग कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। अब आपने देखा होगा कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टॉयलेट मूवी, अगर किसी ने देखी होगी, फिर से एक और मूवी का एग्जाम्पल। ठीक है, टॉयलेट मूवी अगर आपने देखी है तो उसमें होता क्या था, उसमें प्रॉपर जोनिंग नहीं हो पाती थी। क्यों? क्योंकि वो लोग टॉयलेट जो है वो नहीं बनाते थे घर पे, ऐसा सोचते थे कि भाई अब पुराने ज़माने के लोग थे, अपने घर को अपना मंदिर समझते हैं, है ना, तो वो नहीं चाहते कि हमारे मंदिर में टॉयलेट बने। ठीक है, उसको वो गंदी चीज़ समझते हैं, बट ये गलत है, ऐसा नहीं होता। इट इज़ एक्चुअली हाइजीन पर्पज के लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं ना। ठीक है, अगर गंदा सोच करके तो फिर ऐसे हर कोई अपने घर में टॉयलेट बनाएगा ही नहीं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हमें भगवान ने ऐसा बनाया है कि भाई हमें हमारा मैकेनिज्म बॉडी का ऐसा उन्होंने दिया है दैट वट एवर यू हैव टू ईट, हमको वेस्ट डिस्कार्ड करना पड़ेगा। ठीक है, बट अब लोग क्या करते थे पहले कि खेतों में जाते थे ना, जैसे मूवी में दिखाया गया है। तो सेफ्टी पर्पस, यहाँ पर हेल्थ पर्पस में बहुत सारी इश्यूज आते थे कि भाई बीमारियां लग रही है बाहर से जाने में, है ना, क्योंकि आप वही वहीं पर ही गंदा पानी है और वही चीज़ यूज़ कर रहे हैं, बाहर में जाने इन्फेक्शन लगता है, सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये फिर उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे करके फिर लोगों को पता चलने लगा, है ना, तो उन्होंने प्रॉपर जोनिंग करना स्टार्ट किया। ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ जोनिंग कि कहाँ पर उनको अपने घर में जो टॉयलेट एरिया या वॉशरूम एरिया है वो कहाँ बनवाना है। ठीक है, बहुत से लोग होते हैं ऐसे अभी भी घरों के बाहर बनवाते हैं बिकॉज दे डोंट वांट कि नहीं घर हमारा इज लाइक
समझते हैं वो कि नहीं मंदिर है, भगवान का स्थान हम रखते हैं वहां पर, तो इसलिए बाहर बनाते हैं, ठीक है। बट स्टिल लोगों ने स्टार्ट किया जोनिंग करना एक हेल्दी लिविंग कंडीशन के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये उन्होंने धीरे धीरे पता किया और यहाँ पर ये चीज़ प्रमोट हो रही है ना, हेल्दी लिविंग कंडीशन प्रमोट हो रही है, नहीं हो रही है, राइट। फिर एफिशिएंट यूज ऑफ लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर का एफिशिएंट यूज पता चल जाता है कि भाई हमको पहले से अगर पता हो कि कहाँ आपको वॉशरूम बनाना है तो उस हिसाब से सैनिटेशन प्रोसेस चलेगा, उस हिसाब से प्रॉपर सीवेज प्लान, ड्रेनेज प्लान बनेगा, ठीक है। ऐसा उल्टा सीधा नहीं कि भाई कहीं से भी कुछ कर दिया, उसके हिसाब से होता है सब कुछ, एक आइडिया के हिसाब से चलता है, तो एक प्रॉपर एफिशिएंट यूज हो जाता है लैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर का। टाइप्स ऑफ जोनिंग क्या होती है, रेसिडेंशियल जोनिंग होती है, ठीक है। रेसिडेंशियल जोनिंग यानी कि हाउस से रिलेटेड हो गई यहाँ पर, ठीक है। रेसिडेंशियल जोनिंग के अंदर आ गया कि भाई किचन एरिया है, वर्किंग एरिया है, ठीक है। वर्किंग एरिया के अंदर किचन आ गया, कोई अगर घर में ही अगर किसी ने ऑफिस बनाया तो दैट इज ऑल्सो वर्किंग एरिया, वर्किंग जोन, वर्क जोन वी कैन से इट एज, ठीक है। प्ले जोन या स्टडी जोन या रिलैक्सिंग जोन इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। ये रेसिडेंशियल एरिया के अंदर आ जाता है। फिर आता है कमर्शियल जोन। कमर्शियल जोन के अंदर वही चीज़ जो मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताई थी कि अगर शॉप और ऑफिस है तो शॉप के अंदर भी दो जोन बन जाते हैं, एक स्टोरेज जोन हो जाता है कि जहाँ पर जो शॉपकीपर है वो अपना सामान रखेगा, एंड द प्रोडक्शन जोन या फिर जो एरिया जहाँ पर वो काम करता है कि कस्टमर आएगा और जो भी चीज़ चाहिए वो दे देगा, ठीक है। फिर ऑफिस जोन आता है, ऑफिस में भी यही होता है, प्रोडक्शन जोन हो गया, मार्केटिंग जोन हो गया, एचआर जोन हो गया, मीटिंग एरिया हो गया, इस तरीके से। फिर इंडस्ट्रियल जोन आ जाता है, फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आ जाती है ना, यूनिट्स आ जाती है यहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ है, प्रोडक्शन यूनिट वहाँ है, ठीक है। रॉ मटेरियल या स्टोरेज यूनिट वहाँ पर है, इस तरीके से। पब्लिक सेमी पब्लिक जोन्स हो जाते हैं, पब्लिक सेमी पब्लिक जोन्स के अंदर स्कूल्स आते हैं, हॉस्पिटल्स आते हैं और पार्क्स आते हैं, ठीक है। ये पब्लिक जोन के अंदर आ जाते हैं कि भाई ये सब लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिक्स यूज जोन हो जाते हैं, मिक्स यूज मतलब कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है, जैसे हम करते हैं, हम रेसिडेंशियल भी यूज करते हैं, हम कमर्शियल भी यूज करते हैं, ठीक है। तो अपने आप में ये एरिया खुद जोन है और घर के अंदर भी जोनिंग होती है, ठीक है। अब रेसिडेंशियल जोन में सारे घर आ जाते हैं, ठीक है। कमर्शियल जोन में सारे ऑफिस शॉप्स ये सब आ जाते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल जोन में फैक्ट्रीज आ जाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आ जाते हैं और इसके अंदर भी जोन है, ठीक है। कहीं भी कोई भी लैंड एरिया को आपने अगर बांट दिया है देन इट इज अ टाइप ऑफ जोनिंग। Then comes zoning regulations. Zoning regulations are legal controls on land development and building use. ठीक है, ये क्या है, लीगल कंट्रोल है लैंड डेवलपमेंट और बिल्डिंग यूज के लिए। अब आप खुद सोचो कि अगर एक कोई रेसिडेंशियल जोन है, ठीक है, वहां पर अगर इंडस्ट्रियल जोन बन जाए कि भाई घर है, 4 घर बने हैं, उसके बीच में एक फैक्ट्री बनी हुई है, देन इट इज नॉट गुड, राइट। क्योंकि फैक्ट्री से क्या होगा, नॉइज पोल्यूशन फैलेगा, मान लो बहुत दिन रात आवाज आ रही है वहां से काम करते हुए, है ना। या फिर वहाँ जो फैक्ट्री है वो बहुत ही हार्मफुल फ्यूम्स जो है वो रिलीज कर रही है, जिसकी वजह से आस पड़ोस वाले लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, ठीक है। तो जोनिंग रेगुलेशंस इसलिए जरूरी है, लीगल कंट्रोल है लोगों का, जोनिंग के हिसाब से सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए डिवाइड दे डिवाइड अर्बन एरियाज इनटू जोन्स फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। अर्बन एरियाज को मोस्टली, अर्बन एरियाज में आपने ये चीज़ें ज़्यादा देखी होंगी कि स्पेसिफिक यूज़ के लिए बांट दी जाती है। आपने देखा होगा कि अगर आप मार्केट जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारे मार्केट ही, पूरा मार्केट ही है, ठीक है। वहाँ पर आप देखोगे कि दुकानें काफ़ी सारी हैं, ऑफिसेस बने हुए हैं, ठीक है। रेसिडेंशियल एरिया वहाँ पर कम दिखता है, बट अगर रेसिडेंशियल एरिया में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ऑफिसेस कम दिखते हैं, तो यहाँ पर जोन्स जो है वो अर्बन एरियाज के हिसाब से बांट दिए जाते हैं। एम टू एंश्योर ऑर्डरली ग्रोथ, सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल बैलेंस। एक एनवायरमेंटल बैलेंस बनाए रखने के लिए, ठीक है, ऑर्डरली ग्रोथ सेफ्टी बनाए रखने के लिए भी जोनिंग रेगुलेशंस इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है कन्फ्लिक्ट बिटवीन इनकम्पैटिबल लैंड यूजेस, ठीक है। इनकम्पैटिबल लैंड यूजेस जो होते हैं उनका कन्फ्लिक्ट को रोक देता है कि भाई यहाँ पर आप अगर, झगड़ा भी हो सकता है भाई, लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है कि किसी ने पास वाले एरिया में कोई इंडस्ट्री या फिर कुछ इस तरीके से बना लिया जो जोन के हिसाब से नहीं। रेसिडेंशियल एरिया में अगर आप इंडस्ट्री बोलोगे बनाने के लिए तो दैट इज नॉट अलाउड, राइट। अब लैंड यूज कंट्रोल, किस तरीके के जोनिंग रेगुलेशंस होते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला है लैंड यूज कंट्रोल, ठीक है। टाइप ऑफ लैंड,
किस हिसाब से लैंड है उस हिसाब से जोनिंग होती है, ठीक है। रेसिडेंशियल है तो हाउसिंग अपार्टमेंट बनेंगे, कमर्शियल है तो शॉप्स ऑफिस मार्केटिंग बनेगी, इंडस्ट्रियल है तो फैक्ट्रीज वर्कशॉप्स बनेंगी, इंस्टीट्यूशनल है तो स्कूल हॉस्पिटल पब्लिक बिल्डिंग्स बनेंगे, रिक्रिएशनल है तो पार्क्स प्लेग्राउंड्स बनेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इनका, सेपरेट करना है इनकम्पैटिबल एक्टिविटीज़ को, जैसे कि इंडस्ट्री घरों से दूर रहे। फिर प्रोटेक्ट रेसिडेंशियल एरिया फ्रॉम पोल्यूशन एंड नॉइस, रेसिडेंशियल एरिया को पोल्यूशन नॉइस से दूर रखा जाता है। जैसे अभी मैंने आपको लास्ट एग्जांपल दिया कि अगर घर के पास में कोई इंडस्ट्री खुल गई तो नॉइस पोल्यूशन होगा, ठीक है। पोल्यूशन वैसे भी एयर, गंदे फ्यूम्स, पानी, कुछ भी हो सकता है। प्रमोट एफिशिएंट यूज ऑफ अर्बन लैंड का एफिशिएंट यूज हो, एफिशिएंट मतलब सही यूज हो। एंकरेज प्लान कम्युनिटी डेवलपमेंट, ठीक है। प्लान कम्युनिटी डेवलपमेंट को एंकरेज करना है, मतलब हमें प्लान करके ही आगे चलना है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास में बिल्डिंग हाइट और डेंसिटी, ठीक है। बिल्डिंग हाइट डेंसिटी ये हमने जोनिंग, अभी जोनिंग में भी सेकंड पॉइंट है ये, और ये हमने जब बिल्डिंग रेगुलेशंस नॉर्म्स देखे पीछे उसमें भी था, ठीक है। तो बिल्डिंग हाइट कंट्रोल लिमिटेड मैक्सिमम हाइट ऑफ स्ट्रक्चर, मैक्सिमम हाइट ऑफ स्ट्रक्चर कितना होना चाहिए ये भी लिमिट हाइट और डेंसिटी पे डिपेंड करता है, एफएआर पे डिपेंड करता है एक्चुअली में, है ना। फ्लोर एरिया रेशियो है कि भाई जो जितनी एरिया की कैपेसिटी होगी उतना ऊपर फ्लोर बनेगा, ठीक है। एरिया अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फ्लोर बन सकते हैं। इंश्योर एडिक्वेट लाइट एंड वेंटिलेशन विच इज़ ऑब्वियस, सेफ्टी बनाए रखने के लिए और हेल्थ इश्यूज ना हो उसके लिए लाइट और वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग एंड स्काईलाइन इम्बैलेंस, ठीक है। अब ये भी हमने देखा था जब हमने स्पेस प्लानिंग जब हमने पढ़ी थी, तो हमने देखा था कि वहाँ पर पर्सन के हिसाब से प्लान होता है, ठीक है। अगर ऑफिस एरिया है तो ऑफिस भी जब बनाया जाता है तो पूछा जाता है कि आपके ऑफिस में कितने लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। ओवर क्राउडिंग ना हो इसीलिए ऑफिस को वैसा बनाया जाता है। प्रोटेक्ट प्रिवेसी एंड सेफ्टी, प्राइवेसी और सेफ्टी प्रोटेक्ट करना ये भी बिल्डिंग का एक नॉर्म है, रेगुलेशन है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन जोनिंग एज वेल, ठीक है। डेंसिटी कंट्रोल आता है, फिर रेगुलेट्स नंबर ऑफ पीपल और ड्वेलिंग यूनिट्स पर एरिया सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ पीपल जो है वो रिसाइड करने वाले हैं घर में या फिर बिल्डिंग में, स्पेसिफिकली बिल्डिंग ऑफ एरिया जो है वो ऑफिस के लिए लिया गया है या फिर फैक्ट्री के लिए लिया गया है, तो ये पूछा जाता है। एक्सप्रेस्ड एज फ्लोर एरिया रेशियो FAR और फ्लोर स्पेस इंडेक्स, ये मैंने पहले भी हमने देखा जब हम बिल्डिंग के व्हाट वी से रेगुलेशंस एंड नॉर्म्स पढ़ रहे थे, ठीक है। FAR एंड FSI, सो रेशियो ऑफ टोटल बिल्डिंग फ्लोर एरिया टू प्लॉट एरिया होता है ये, है ना, कि इसके हिसाब से डेंसिटी कंट्रोल करी जा सकती है। कंट्रोल्स पॉपुलेशन कंसंट्रेशन, पूरा का पूरा ये जो डेंसिटी कंट्रोल है इट डिपेंड्स अपॉन जो बिल्डिंग हाइट कंट्रोल का फर्स्ट पॉइंट है, मैक्सिमम हाइट को कंट्रोल करना है तो इसके हिसाब से रहेगा, डेंसिटी के हिसाब से रहेगा। आ गया ओपन स्पेस रिक्वायरमेंट, ओपन स्पेस रेगुलेशंस अवेलेबिलिटी इंश्योर करते हैं, ठीक है। अनबिल्ट एरियाज विद इन एंड अराउंड द बिल्डिंग्स, ठीक है। ये भी हमने पढ़ा था, वापस से वही चीज डिटेल में थोड़ा सा यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। जोनिंग के अंदर भी आ गई है। टाइप्स ऑफ ओपन स्पेसेस, फ्रंट रेयर साइड सेटबैक्स, ओपन स्पेसेस एक्चुअली इज नोन एज सेटबैक्स, ठीक है, कि एरिया थोड़ा सा जो बचाया जाता है जब हमें किसी पर्पस के लिए थोड़ा सा अगर पीछे की तरफ, घर के पीछे की तरफ, आगे की तरफ, साइड की तरफ आपको एरिया चाहिए, देन इट इज नोन एज सेटबैक्स, ठीक है। कोर्टयार्ड और टेरेसेस यहाँ पर इसमें ये भी इंक्लूड हो जाते हैं ओपन स्पेस रिक्वायरमेंट में, ठीक है। पब्लिक पार्क, कम्युनिटी स्पेसेस ये भी आ जाते हैं। मिनिमम परसेंटेज ऑफ प्लॉट केप्ट ओपन, ठीक है, वो क्या कहलाता है, ओपन स्पेस कहलाता है। मैंडेटरी सेटबैक्स फ्रॉम प्रॉपर्टी लाइंस, एक मैंडेटरी सेटबैक होता है प्रॉपर्टी लाइन से, जितना एक्चुअली में जितना एरिया हमें दिया जाता है प्लॉट बिल्डअप करने के लिए उसको थोड़ा सा छोड़ करके फिर जो है बिल्डिंग बनाई जाती है, ठीक है, वो सेटबैक कहलाता है, ताकि प्रॉपर लाइन में चीज़ें बनती रहे, होती रहे। ग्रीन स्पेस एलोकेशन इन लार्ज डेवलपमेंट, अगर बड़ा डेवलपमेंट है तो एक ग्रीन स्पेस एलोकेशन भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इंडस्ट्री कहीं बन रही होती है तो उनके नॉर्म्स और जोनिंग में रेगुलेशंस में एरिया थोड़ा सा बचाया जाता है, उनको दिया जाता है एक्स्ट्रा में कि यहाँ पर आपको पेड़ लगाने ही पड़ेंगे, और एल्स आप ये बिल्डिंग नहीं बना सकते, उनके नॉर्म्स में ही वो दिया होता है। देन कम्स ट्रैफिक एंड पार्किंग प्रोविजन, ये क्या करते हैं,
मूवमेंट और व्हीकल अकोमोडेशन को ये इजी बना देते हैं, ठीक है, कि भाई ऐसा नहीं कि बिल्डिंग लाइन से बना दी गई है, पार्किंग है ही नहीं, है ना, जैसे मॉल्स में होता है। अगर मॉल्स में पार्किंग नहीं होगी तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगा, ठीक है, लोग अपनी गाड़ियां सड़कों पर खड़ी करने लग जाएंगे, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि पहली चीज़ तो ट्रैफिक रेगुलेशंस जो है वो ठीक से प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़ की जो बिल्डिंग होगी या फिर जो मॉल होगा उसका जो क्राउड होगा वो भी इफेक्ट होगा, बिल्कुल, है ना। तो इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि ट्रैफिक और पार्किंग प्रोविजन होना चाहिए। तो प्रॉपर रोड विड्थ और अलाइनमेंट पता होनी चाहिए, ठीक है। सेफ पेडेस्ट्रियन पाथवे बचना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई आपको जगह दी गई तो आपने पेडेस्ट्रियन वाला पार्ट ही ले लिया है अपनी बिल्डिंग में साथ में, दैट इज इंपॉर्टेंट, उसको रखना जरूरी है। एक्सेस कंट्रोल टू बिल्डिंग्स, अगर एक्सेस कैसे रखना है बिल्डिंग्स का वो भी डिपेंड करता है, ओके, कि भाई ऐसा ना हो कि आपने एक्सेस, बिल्कुल आपने देखा होगा मॉल्स का एक्सेस कैसे होता है कि जहाँ पर भी मॉल्स बने होते हैं वहाँ पर आपको थोड़ी दूर चल के जाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि लोग भाई रोड पर ही गाड़ी खड़ी कर दे रहे हैं और वहीं पर ही उतर उतर के लोग जा रहे हैं। इसीलिए कुछ ऐसा बिल्डअप होता है, कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाया जाता है मॉल्स का या बिल्डिंग्स का कि एक्सेस जो है बिल्डिंग का वो प्रॉपर हो, कंट्रोल हो, कि भाई हम ट्रैफिक कंट्रोल कर पाए, ऐसा। इंटीग्रेशन विद पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ में भी इंटीग्रेशन अच्छा होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अंदर जा ही नहीं सकता, कि भाई एक गेट आपको बाहर भी देना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से कि ट्रैफिक भी ना लगे और ट्रांसपोर्ट जो पब्लिक है वो भी इजीली वहां पर छोड़ सके। पार्किंग प्रोविजंस ये भी इंपॉर्टेंट है, मिनिमम पार्किंग स्पेसेस होने चाहिए बिल्डिंग में। तो मोस्टली आप देखो रेजिडेंशियल एरिया में भी थोड़ी सी जगह आगे की तरफ छूटी होती है पार्किंग के लिए, टू व्हीलर्स पार्किंग एंड ऑल के लिए, ठीक है। और अब तो जगह जगह पर मार्केट एरिया हो गया या फिर कहीं पर भी हो गया तो स्मार्ट पार्किंग भी स्टार्ट हो चुकी है कि एक बिल्डिंग ऐसी बना दी जाती है जहाँ पर आप पार्किंग कर सकते हो। स्टिल मॉल्स हो गया, इंडस्ट्रीज हो गई, वहाँ पर पार्किंग के लिए स्पेसेस दी जाती है। सेपरेट पार्किंग फॉर रेसिडेंट्स एंड विजिटर्स, रेसिडेंट विजिटर्स के लिए अलग पार्किंग होती है। प्रोविजन फॉर टू व्हीलर्स एंड सर्विस व्हीकल्स, ठीक है, टू व्हीलर्स और सर्विस व्हीकल्स के लिए अलग प्रोविजन दिया जाता है कि अगर कोई बाहर से कोई गाड़ी आ रही है तो उसके लिए भी अलग से प्रोविजन दिया जाता है। ये स्मार्ट पार्किंग का एक्चुअली में एक हम कह सकते हैं कि पार्किंग प्रोविजन ऐसा होता है कि जगह बना दी जाती है, इसको भी जोन वाइज डिवाइड कर दिया जाता है। आपने देखा होगा पार्किंग में अगर आपके गए होंगे तो, कि यहाँ पर टू व्हीलर पार्किंग होती है, फोर व्हीलर पार्किंग और अंडरग्राउंड हो जाती है, फिर उसका जोन अलग बांट दिया जाता है, ठीक है। अगर कोई सर्विस व्हीकल है या फिर अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो उसके लिए अलग डिपार्टमेंट, अलग जोन बना दिया जाता है। बेसमेंट और सरफेस पार्किंग प्लानिंग, ठीक है, बेसमेंट सरफेस पार्किंग प्लानिंग आप सबने देखी होगी, बेसमेंट ज़्यादातर मॉल्स एंड ऑल में होती है, ठीक है। सरफेस पार्किंग ज़्यादातर जो स्मार्ट पार्किंग बनती है वहाँ पर भी होती है, और भी इंडस्ट्रीज एंड मॉल्स के सामने अलग से सरफेस पार्किंग भी होती है। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिज़ाइन प्रोसेस, ठीक है। अभी तक आपने सब कुछ पढ़ा, हमें प्लानिंग कैसे करते हैं, स्पेस प्लानिंग कैसे होती है, ठीक है, और जोनिंग कैसे होती है, बिल्डिंग के रेगुलेशंस कैसे होते हैं। अब इसको आप एक साथ कैसे आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो ये डिज़ाइन प्रोसेस बताता है, ठीक है। तो डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर क्या क्या आता है देखते हैं। सबसे पहला है स्पेस प्रोग्रामिंग, ठीक है। स्पेस प्रोग्रामिंग में क्या होता है, इनिशियल रिसर्च होती है जो अभी हमने जोनिंग में पढ़ी, ठीक है। यहाँ पर आइडेंटिफाई कर देते हैं कि स्पेसिफिक जो भी बिल्डिंग बननी है उसकी नीड क्या है, घर बन रहा है अगर तो कितने लोगों के लिए है, ठीक है। अगर बिल्डिंग बन रही है तो किस तरीके की बिल्डिंग है, मॉल बन रहा है, इंडस्ट्री बन रही है, ऑफिस बन रहा है, इंटरप्राइज बन रहा है कोई, ठीक है, फैक्ट्री बन रही है, क्या बन रहा है। तो ये पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो ये बहुत क्रिटिकल स्टेज होती है जहाँ पर प्राइमरी गोल जो होते हैं स्पेस यूटिलाइजेशन को ऑप्टिमाइज कर लेना, ठीक है, रिजल्टिंग स्ट्रक्चर अलाइन कर लेना परफेक्टली विद द इनहेबिटेंट्स रिक्वायरमेंट। अगर घर बन रहा है तो पूछा जाता है ना लोगों से कि आप कैसा बनवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर पूरा का पूरा स्पेस प्रोग्रामिंग होता है, वो आपको बताएंगे कि अगर आप अपना घर बनाना चाहते हो तो आप अपने डिज़ाइनर को या आर्किटेक्चर को बता सकते हैं कि मुझे इस तरीके का घर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फिर वो अपने हिसाब से पूरी प्लानिंग करते हैं, पूरा ब्लूप्रिंट बनाते हैं एंड एवरीथिंग, ठीक है। वो सब कुछ यहाँ पर आ जाता है, स्पेस प्रोग्रामिंग में आ जाता है। अब इसमें प्रोग्रामिंग प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले डिस्कशन होता है एंड यूजर्स का अबाउट यूसेज एंड एक्सपेक्टेशन, ठीक है, नीड असेसमेंट, लाइफस्टाइल, फैमिली साइज, एक्टिविटी, बजट, है ना। जब भी कोई
प्रोग्राम उठाया जाता है, डिज़ाइन प्रोसेस उठाई जाती है, या फिर कोई बिल्डिंग बन रही होती है, तो ये असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चनर्स बनते हैं, कंसिस्टेंट डाटा कलेक्ट करना होता है, रिक्वायरमेंट्स और रेगुलेशंस पता करनी होती है। ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट और रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग होती है, अगर मैं कोई रेस्टोरेंट खोल रही हूँ तो मेरी रिक्वायरमेंट और रेगुलेशन एक घर के समान तो नहीं होगी, अलग होगी उससे। ठीक है, तो ये उनको बताना पड़ेगा कि मुझे ये रिक्वायरमेंट है, मुझे किचन में ये चीज़ें चाहिए, तो मेरा किचन का साइज़ इतना होना चाहिए। आप अपने हिसाब से बताओ कि अगर मुझे ये सारी चीज़ें मेरे किचन में चाहिए, इतने तरीके के प्लेटफॉर्म चाहिए, इतने तरीके की मुझे मशीनें रखनी है, मुझे वर्किंग एरिया भी चाहिए, इतने लोग किचन में काम करेंगे, 5 से 10 लोग किचन में काम करेंगे, तो वो मुझे बताएंगे कि हाँ अगर ऐसा है तो आपको इतनी बड़ी बिल्डिंग चाहिए। ठीक है, फिर मैं उसके हिसाब से उनको अपना बजट एंड ऑल, एक्टिविटीज़ एंड ऑल सब कुछ बता सकती हूँ। फिर आता है फंक्शनल एनालिसिस, स्टडीज कोर एक्टिविटीज टू इम्प्रूव वर्क फ्लो एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ पर अब कोर एक्टिविटीज को पढ़ा जाता है वर्क फ्लो और कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए। ठीक है, ताकि प्रॉपर जो है कंसिस्टेंट बना रहे, वर्कर जो है उनके बीच में भी, आपके बीच में और आपके डिजाइनर या आर्किटेक्चर के बीच में भी पूरा फंक्शन एनालिसिस करके बताया जाता है कि भाई ठीक है ये आपको वैसा चाहिए, ऐसा बनेगा, ऐसा बताया जाता है। फिर आता है आउटपुट। आउटपुट मतलब डॉक्यूमेंट जो है, जो गाइड करता है डिज़ाइन प्रोसेस को। आइटमाइज स्पेस लिस्ट, ठीक है, आपके रूम्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, आपके एरिया की रिक्वायरमेंट कैसी है, आपका स्क्वायर फुटेज ईच स्पेस कितना है। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट है या 500 स्क्वायर फीट है या 800 स्क्वायर फीट है, क्वांटिटेटिव डाटा बता दिया जाता है। फिर क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन आता है, पर्पस एंड एटमॉस्फेयर ऑफ दी स्पेसेस, कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए आपको, डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ पर आपको स्टेयर्स चाहिए, कहाँ पर आपको विंडो चाहिए, कहाँ पर आपको वेंटिलेशन चाहिए, वो सब कुछ पर्पस के हिसाब से। टेनेंट सिनेरियो अगर है तो टेनेंट सिनेरियो यानी कि अगर हम बिल्डिंग जो अपनी बनवा रहे हैं, ठीक है, अगर मुझे इन फ्यूचर जो सेकंड फ्लोर है मेरे घर का, वो मैं चाहती हूँ कि मैं उसको किराए से दे दूँ। ठीक है, मैं टेनेंट रखूँ वहाँ पर एंड आई विल बी टेकिंग उसका जो भी उनका किराया होगा, ठीक है, वो मैं लेना चालू कर दूँ। तो फ्यूचर फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से भी बन जाएगा कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के हिसाब से, कि आपको अगर इन फ्यूचर कमरे जो है उसको देना है तो उसके अकॉर्डिंग वो बना करके आपको देंगे। अब ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू क्या होती है इसकी, एफिशिएंसी बढ़ जाती है ना। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप किसी चीज़ की पहले से प्लानिंग करके चलते हैं तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, हमें रिजल्ट ज़्यादा अच्छा निकल के आता है, टाइम वेस्ट कम होता है, प्रोजेक्ट वैल्यू, फंक्शनैलिटी, क्वालिटी बढ़ जाती है। ठीक है, कि जिस हिसाब से हमने जो चीज़ बनाई थी हमें वैसे ही मिलेगी आगे चल के। कॉस्ट, डिज़ाइन एरर्स और रिविजन्स यहाँ पर प्रिवेंट हो जाते हैं, मतलब कि कम हो जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि बना करके फिर देख रहे हैं अरे यार ये तो सही नहीं बना, फिर से तोड़ के वापस बना रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। इससे काफ़ी कॉस्ट जो है हमारा वेस्ट हो जाएगा, वेस्टेज बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, जो है वो वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। सपोर्ट सस्टेनेबिलिटी बाय अवॉइडिंग अननेसेसरी साइज, अननेसेसरी साइज से होगा ये कि सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, जैसा हमें चाहिए वैसा मिलना चाहिए ना, अब ऑलरेडी बड़ा बना दिया है, उसके बाद में हम कह रहे हैं कि भाई ये तो इतना बड़ा चाहिए नहीं था, हमें तो छोटा चाहिए था, वापस तोड़ करके वो बनाएंगे। तो आपको वो चीज़ तोड़ करके वापस बनाने में सोचो कितना पैसा कितना टाइम वेस्ट होगा। जैसा हमें चाहिए वैसा बनेगा तो हम आगे उस हिसाब से उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। दूसरा है बबल डायग्राम। ठीक है, पहला था स्पेस प्रोग्रामिंग, दूसरा है बबल डायग्रामिंग। बबल डायग्रामिंग मतलब क्या होता है, बबल डिज़ाइन क्या होती है, सिंपल लैंग्वेज में अगर करूँ तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया है उसका पूरा ब्लूप्रिंट बना दिया जाता है। ठीक है, ये पूरा हैंड ड्रॉन ग्राफिकल टूल यूज्ड बाय डिजाइनर टू ट्रांसलेट अ प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट इनटू अ फिजिकल लेआउट स्ट्रैटेजी। ये क्या करता है, एक ब्रिज की तरह काम करता है स्पेस प्रोग्रामिंग के बीच में, ब्रिज बिटवीन द एब्स्ट्रैक्ट स्पेस प्रोग्रामिंग, the itemized list of necessary rooms and their sizes and final refined floor plan। ठीक है, तो अभी तक क्या चल रहा था, जो भी कुछ था वो जो भी डिजाइनर है उसके दिमाग में था, और जो रिक्वायरमेंट है किसी पर्सन की जो वो घर बनवाना चाहता है उसके दिमाग में था कि मुझे ऐसा 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 चाहिए। अब वो क्या करेगा डिजाइनर या फिर आर्किटेक्चर जो है आपका, वो पूरा का पूरा पेपर पे निकाल के आपको बताएगा कि ये ब्लूप्रिंट है। बबल डायग्राम इज ब्लूप्रिंट। ठीक है, ब्लूप्रिंट निकल के आ गया, उसमें आप चीज़ें समझ लो कि ठीक है ये रूम मुझे यहाँ चाहिए था, यहाँ पर मुझे डोर चाहिए था, ये इतना खुलेगा, ये वाला। उसमें आपने अगर किसी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट देखा अगर नहीं है तो आप गूगल जाके करो और उस पर देखो
ठीक है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करी होती हैं, मतलब ये तक भी यहाँ पे दे दिया जाता है कि एक रूम का साइज कितना होगा और कौन सा डोर किस तरफ खुलेगा, कहाँ पर बाथरूम बनेगा, ठीक है। पूरा का पूरा एरिया जो है वो अच्छी तरीके से बना दिया जाता है। तो ये बबल डायग्राम जो है ये क्या करता है, आपको एक ब्लूप्रिंट दे देता है। यहाँ पर रूम्स और रिलेटिव साइजेस जो है वो रिप्रेजेंट हो जाते हैं। शो रिलेशनशिप एडजेंसी, कनेक्टिंग लाइंस पता चल जाती हैं, ठीक है। सर्कुलेशन पाथ पता चल जाते हैं। एरो इंडिकेट करते हैं मूवमेंट इंट्रेंसेस का, कि यहाँ पर आप एंटर होंगे, यहाँ से अगर इधर मूव करेंगे तो ये फर्स्ट रूम, यहाँ से इधर रूम मूव करेंगे तो ये किचन, यहाँ से इधर मूव करेंगे तो ये डाइनिंग एरिया, यहाँ से इधर ऊपर की तरफ जाकर के लेंगे तो फ्लोर्स आ जाएगा, फ्लोर से फिर ऊपर चढ़ सॉरी स्टेयर्स से ऊपर चढ़ के सेकंड रूम, थर्ड रूम, एज इन पूरा। तो और कनेक्टिंग लाइंस सब कुछ ये बताएंगे, ठीक है। अब स्टेप्स क्या होती है बबल डायग्राम की, लिस्ट करे जाते हैं रिक्वायर्ड रूम्स और असाइन करे जाते हैं साइजेस, कि आपको कौन सा रूम बड़ा चाहिए, कौन सा रूम छोटा चाहिए, ठीक है। डिसाइड एडजेसेंसीज एंड विंडो प्लेसमेंट। एडजेसेंसीज यानी कि कौन सा रूम आपको सामने सामने चाहिए, कौन सा बगल बगल चाहिए, ठीक है। एडजेसेंट मतलब आस पड़ोस में चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ चाहिए, ये इसमें पूरा दिख जाता है, ठीक है। विंडो प्लेसमेंट दिख जाता है, डोर प्लेसमेंट दिख जाता है, यहाँ खिड़की चाहिए, यहाँ डोर चाहिए। ड्रॉ मेन स्पेस फर्स्ट, मेन स्पेस पहले फर्स्ट बनाई जाती है, फिर रिलेटेड एरियाज बनाए जाते हैं और सर्कुलेशन एरोज बनाए जाते हैं, ताकि लेआउट जो है वो रिफाइन हो जाए, है ना। ताकि क्योंकि सर्कुलेशन इसलिए कि एरोज के साथ में अगर सर्कुलेशन बनाएंगे तो पता चलेगा ना आपको कहाँ पर डोर रखने, कहाँ पर विंडोज रखना है, किस तरीके से इजी इजी एक्सेसिबल कहाँ से होता है वो पता चल जाता है, ठीक है। पर्पस अलाउ क्विक एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिवीजन, यहाँ पर रिवीजन हो जाता है, एक्सपेरिमेंटेशन हो जाता है, कि मतलब आपने एक छोटा सा बड़ी बिल्डिंग का आपने एक छोटा रिप्रेजेंटेशन बना लिया होता है, ठीक है। तो गलती यहाँ होगी तो चलेगा, बट अगर बिल्डिंग बनाने के टाइम पे गलती हो जाएगी तो इश्यूज आएंगे ना, वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए पर्पस ये है बबल डायग्राम बनाने का। हेल्प सेलेक्ट द बेस्ट स्पेशियल स्ट्रैटेजी बिफोर टेक्निकल ड्राइंग। टेक्निकल ड्राइंग से पहले स्पेशल स्ट्रैटेजी जो है वो यहाँ पर बहुत अच्छी बन जाती है और आगे इश्यूज आना कम हो जाते हैं। ओके, सो फिर आता है फ्लोर प्लान डेवलपमेंट, ठीक है। फ्लोर प्लान डेवलपमेंट में क्या होता है, यहाँ पर स्केल्ड डायग्राम बना दिया जाता है किसी भी रूम और बिल्डिंग का, व्यूड फ्रॉम अबव, मतलब अगर आप अबव से देखोगे तो ये पूरा स्ट्रक्चर डिपेक्ट करता है, ठीक है। उस एक फ्लोर पे या फिर उस एक रूम में प्रिसीजनली कहाँ पर विंडो होना चाहिए, कहाँ पर डोर होना चाहिए, कहाँ पर बेड आएगा, कहाँ पर टेबल आएगा, कहाँ पर साइड टेबल आएगा, कहाँ पर जो भी कुछ, ठीक है। वो पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन फ्लोर प्लान पर होता है। ये स्पेस प्रोग्रामिंग और बबल डायग्राम का इनिशियल स्टेज, ठीक है। ये हो जाने के बाद में अब जो है काम कॉन्क्रीट होना चालू होता है यहाँ पर, ठीक है। फ्लोर प्लानिंग में कैसे होता है, सबसे पहले स्केल और डायमेंशन बना दिए जाते हैं, यूजली 1/50 और 1/1000, ठीक है। फिर वॉल्स और ओपनिंग्स दिए जाते हैं, यहाँ पर सिंबल्स बनाए जाते हैं डोर्स और विंडोज के लिए, यहाँ पर डोर होगा, यहाँ पर विंडो होगा। फिर फर्नीचर अप्लाइंसेस कहाँ कहाँ आएंगे, ठीक है। अब डिफरेंस समझना बबल डायग्राम में और इसमें, यहाँ पर फर्नीचर अप्लाइंस भी बता दिए जाते हैं, उसका स्केल भी ले लिया जाता है, कि जो लेआउट प्लानिंग जो बनती है, यानी कि फ्लोर प्लानिंग जो बनता है, उस पर कहाँ कहाँ फर्नीचर, कहाँ अप्लाइंसेस रखना है, किस हिसाब से बनना है, ठीक है। अगर किचन में कैबिनेट्स बनने हैं तो किस हिसाब से बनने, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड हियर। टेक्निकल इंफॉर्मेशन, नॉर्थ पॉइंटर, फ्लोर लेवल मार्किंग्स, ये भी दी जाती है यहाँ पर, है ना। फ्लोर लेवल मार्किंग्स जो होती हैं वो मतलब कि डिसाइड करता है कि लेवलिंग जो है वो कैसे रखनी है। अगर किसी को चाहिए कि भाई मुझे जो मेरा किचन है वो थोड़ा सा ऊपर चाहिए, मुझे फ्लोर लेवल उसका ऊपर रखना है, तो उसके हिसाब से होती है, ठीक है। और या फिर पूजा घर जो है ज़्यादातर लोग उसको थोड़ा सा लेवल ऊपर बनवाते हैं, उसके हिसाब से होती है। फिर स्टेयरवेल्स भी यहाँ पर आते हैं, मतलब जो सीढ़ियाँ बनती हैं वो भी फ्लोर प्लान पर बनती है, ठीक है। अभी तक हम क्या देख रहे थे, अभी हम सिर्फ देख रहे थे कि एरिया वाइज कहाँ कितने रूम्स हैं, रूम्स का डायमेंशंस क्या है, वो सब देखा था। बट यहाँ पर फ्लोर्स भी आते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टेयर्स भी आते हैं, कि स्टेयर्स का सेक्शन कितना होना चाहिए। सेक्शन शोन 1 मीटर अबव फ्लोर विथ वॉकिंग लाइन एंड नंबर्ड स्टेप्स, ठीक है। 1 मीटर अबव फ्लोर का दिखाया जाता है, ये पेन पेपर पे मैं बात कर रही हूँ, 1 मीटर ऊपर, और फ्लोर्स के हिसाब अबव फ्लोर, और वॉकिंग लाइंस बना दी जाती है, और नंबरिंग्स ऑफ स्टेप्स कितनी रखनी है उस हिसाब से बताया जाता है, ठीक है।
फंक्शनल डिजाइन एंड जोनिंग रेसिडेंशियल स्पेसेस डिवाइडेड इनटू। तो रेसिडेंशियल स्पेस कैसे डिवाइड होती है? लिविंग जोन, स्लीपिंग जोन, ठीक है, सर्विस जोन। तो सबसे पहला लिविंग जोन यानी कि गैदरिंग स्पेस, जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, ठीक है। स्लीपिंग जोन यानी प्राइवेट एरिया, और सर्विस जोन यानी किचन, लॉन्ड्री। एफिशिएंट ट्रैफिक पैटर्न, अवॉइड क्रॉसिंग फंक्शनल रूम्स, ठीक है। एफिशिएंट ट्रैफिक कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि फंक्शनल रूम्स जो हैं वो एक दूसरे से क्रॉस ना हो, ठीक है। अवॉइड क्रॉसिंग फंक्शनल रूम्स, ठीक है। ह्यूमन फैक्टर्स आ जाते हैं। हॉलवे विथ अबाउट 3 इंचेस टू 0 इंचेस टू 3 to 0 इंचेस टू 3 to 4 इंचेस, ठीक है। हॉलवे विथ कितना होना चाहिए? 3 से 4 इंचेस तक होना चाहिए। एक्सेसिबिलिटी 1.50 मीटर स्क्वायर व्हील चेयर टर्निंग स्पेस एंड 90 सेंटीमीटर क्लीन डोर विथ, ठीक है। तो 90 सेंटीमीटर की विथ डोर पर होनी चाहिए। ये चीज़ें छोटी छोटी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब एक एग्जाम्पल के साथ में ये सारी चीज़ समझते हैं कि रेसिडेंशियल एरिया की हाउसिंग कैसी होती है, वहाँ पर स्पेस प्रोग्रामिंग कैसे होता है, स्पेस प्लानिंग कैसे होती है, वहाँ पर फ्लोर प्लानिंग कैसे होती है, बबल डायग्राम कैसे बनता है, एग्जाम्पल के साथ में समझना है, ठीक है। सबसे पहला आता है प्लानिंग प्रोसेस। तो प्लानिंग प्रोसेस में वही 3 चीज़ें आ जाती हैं हमारी। सबसे पहला होता है स्पेस प्रोग्रामिंग। स्पेस प्रोग्रामिंग में फैमिली साइज कितना है, लाइफस्टाइल कैसा है उनका, बजट कितना है, वेदर मिडिल इनकम ग्रुप है, हाई इनकम ग्रुप है या लो इनकम ग्रुप है, ठीक है। और रूम फंक्शंस कैसे रखने हैं। रूम फंक्शंस एज इन जो हमने पीछे पढ़े फंक्शंस कि लिविंग एरिया है या प्राइवेट एरिया है या फिर फंक्शन जो वर्किंग एरिया होता है वो है, किस तरीके का, कितने उनको रखने। फिर बबल डायग्राम बनाया जाता है, ग्राफिकल लेआउट बनाया जाता है बबल डायग्राम में, ठीक है। रूम साइजेस का रिलेशनशिप यानी कि जैसे डाइनिंग एरिया और किचन है, ठीक है, दोनों का रिलेशनशिप है, दोनों को साथ में रखा जा सकता है, राइट। और सर्कुलेशन मतलब वही चीज़ की भाई कहाँ से आप एंटर करेंगे, कहाँ आपको फर्स्ट रूम, कहाँ सेकंड रूम, कहाँ किचन, कहाँ डाइनिंग रूम, वो सर्कुलेशन पूरा। फिर फ्लोर प्लान बनाया जाता है, स्केल ड्राइंग्स बनाई जाती है, मेजरमेंट लिए जाते हैं, फर्नीचर, वॉल, टेक्निकल सिस्टम, स्टेयर्स, एवरीथिंग। अब रेसिडेंशियल लेआउट के कोर प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, मतलब मेनली कोर चीज़ें जिन पे वो काम करते हैं। सबसे पहला जोनिंग और रूम ग्रुप्स, लिविंग जोन, स्लीपिंग जोन, सर्विस जोन। 3 जोन है हमारे पास में, ये हमने पहले भी पढ़ा था। रेसिडेंशियल लेआउट में भी ये 3 जोन ही होते हैं, ठीक है। स्पेस गैदरिंग होती है जहाँ पर उसे लिविंग जोन कहा जाता है, अबाउट 1/3 ऑफ टोटल हाउस एरिया। टोटल हाउस एरिया का 1/3 लिविंग जोन होता है, ठीक है। स्लीपिंग जोन होता है, अब ये सेपरेट हो जाता है, सेपरेट विंग और लेवल पर होता है ये, ठीक है। ज़्यादातर लोग अगर मतलब 2 फ्लोर डुप्लेक्स अगर बनाते हैं तो लोग स्लीपिंग जोन ऊपर रखना पसंद करते हैं, लिविंग जोन से अलग। बिकॉज लिविंग जोन में कैसा चहल पहल चल रही होती है ना। सर्विस जोन से अलग चाहते हैं, सर्विस जोन भी नीचे होता है ज़्यादातर, तो इनसे अलग चाहते हैं, तो वो क्वाइट चाहते हैं थोड़ा सा उस एरिया को, तो स्लीपिंग जोन ऊपर ज़्यादातर बनाया जाता है, लेवल अप करके बनाया जाता है। फिर आता है सर्विस जोन, किचन, लॉन्ड्री, गराज, जहाँ पर काम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सर्विस जोन, वर्क जोन भी कहते हैं इसको। फिर ट्रैफिक पैटर्न्स में शॉर्ट डायरेक्ट मूवमेंट रूट्स, सर्कुलेशन शुड नॉट पास थ्रू फंक्शनल रूम्स, हॉलवे विथ मिनिमम 3 to 4, ये भी हमने पीछे पढ़ लिया था, ठीक है, वही है। मतलब यहाँ पर आप बाहर के ट्रैफिक की नहीं, घर के ट्रैफिक की बात हो रही है, ठीक है। मतलब घर पे लोग जो है उसके हिसाब से हमें जो प्लान आउट करना है रेसिडेंशियल लेआउट उसके हिसाब से होना है, ठीक है। कि शॉर्ट और डायरेक्ट मूवमेंट रूट्स जो है, जैसे कि अब मैं भी बात करी थी कि अगर जो किचन है, ठीक है, और डाइनिंग एरिया है उसको हम पास पास रख सकते हैं, है ना। अलग अलग रख के मतलब नहीं, क्योंकि वो रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है। और फंक्शनल रूम्स जो है वो सर्कुलेशन शुड नॉट पास थ्रू फंक्शनल रूम्स, ठीक है। फंक्शनल रूम से सर्कुलेशन पास जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। हॉलवे विथ रखना इंपॉर्टेंट है, हॉलवे का विथ 3 से 4 इंचेस होना चाहिए। फिर एंथ्रोपोमेट्रिक्स आ जाता है। एंथ्रोपोमेट्रिक्स मतलब कि यहाँ पर लोगों के हिसाब से, डिजाइन बेस्ड ऑन ह्यूमन बॉडी मेजरमेंट्स, ठीक है। फिफ्थ परसेंटाइल यूज्ड फॉर रीच लिमिट शेल्फ हाइट्स, फिफ्थ परसेंटाइल शेल्फ हाइट्स के हिसाब से, और 95th परसेंटाइल फॉर कॉरिडोर विथ्स यूज्ड फॉर क्लियरेंसेस। कॉरिडोर विथ जो है वो 95th परसेंटाइल के हिसाब से बनती है, बट डिपेंड्स अपॉन कि लोग जो है वो मतलब कि उनका बॉडी मेजरमेंट भी कहीं कहीं पर बनाया जाता है। वैसे तो नॉर्मल एक स्टैंडर्ड हाइट जो है वो होता है
सीलिंग का जो रखा जा सकता है, बट अगर एडवांस में अगर हम जाना चाहें तो बॉडी के मेजरमेंट्स लोगों के ले सकते हैं कि भाई उनकी हाइट के अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं। अब स्पेसिफिक रेसिडेंशियल जोन की प्लानिंग कैसे होती है, किचन की प्लानिंग कैसे होती है। किचन की प्लानिंग ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे, डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि वो सर्विस जोन है तो किचन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वहाँ पर कुकिंग एरिया आता है, वर्किंग एरिया आता है, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर आ जाता है, ठीक है, बेस्ड ऑन वर्ड ट्रायंगल। रेफ्रिजरेशन, स्टोव, सिंक, कप, बर्तन वगैरह धोने वगैरह की जगह वहाँ पर सिंक में, ठीक है। टोटल ट्रायंगल डिस्टेंस जो है, मतलब इन तीनों चीज़ों के बीच का जो डिस्टेंस है, रेफ्रिजरेटर, स्टोव और सिंक, ये 22 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फ्लोर, क्लियर फ्लोर स्पेस 30 इंचेस से इंटू 48 इंचेस एट ईच एक्टिविटी सेंटर, ठीक है। तो सेंटर से अगर हम बात करें तो फ्लोर स्पेस कितना 30 इंचेस से 48 इंचेस तक हो सकता है। फिर लिविंग और डाइनिंग एरिया आ जाता है। ये प्रेफर करते हैं साउथ और वेस्ट ओरिएंटेशन फॉर सनलाइट, ठीक है, साउथ और वेस्ट ओरिएंटेशन रहे सनलाइट की तरफ, वहां पर प्रेफर किया जाता है लिविंग या डाइनिंग एरिया। डाइनिंग स्पेस पर पर्सन अबाउट 60 से 40 सेंटीमीटर्स पर पर्सन के हिसाब से 60-40 सेंटीमीटर होना चाहिए। मूवमेंट स्पेस होनी चाहिए अराउंड टेबल 80 सेंटीमीटर बचना चाहिए, ठीक है। बेडरूम्स एंड क्लोजेट्स रिक्वायर अ सेकेंड एग्जिट, यूजली अ विंडो, ठीक है। यहाँ पर विंडो इंपॉर्टेंट है बेडरूम्स और क्लोजेट, क्लोजेट में नहीं होता बट बेडरूम्स में इंपॉर्टेंट है। बेडरूम डोर स्विंग इनवर्ड, बेडरूम का डोर इनवर्ड खुलना चाहिए, ठीक है। वैसे तो हर डोर इनवर्ड ही खुला जाता है ज़्यादातर। क्लोजेट शेल्व्स विद इन ह्यूमन रीच, क्लोजेट के जो विंडो डोर्स होते हैं वो बाहर की तरफ खुलते हैं, तो क्लोजेट के जो शेल्व्स होते हैं वो ह्यूमन रीच के अंदर होना चाहिए। 5th परसेंटाइल हाइट, मतलब आपके हाइट का 5th परसेंटाइल। फिर है बाथरूम, टॉयलेट सेंटर्स लाइन एट लीस्ट 15 इंचेस फ्रॉम वॉल और फिक्सचर, ठीक है। टॉयलेट सेंटर लाइन जो होती है वो 15 इंचेस होनी चाहिए फ्रॉम वॉल और फिक्सचर, जो भी हमने बनाया है वॉल के हिसाब से 15 जो इंचेस एटलीस्ट उससे सेंटर से दूर होनी चाहिए। नेचुरल वेंटिलेशन प्रेफर होना चाहिए, मतलब वहाँ पर भी या तो प्रॉपर वेंटिलेशन बनाया जाए या फिर मैकेनिकल एग्जॉस्ट फैंस जो होते हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। स्मॉल कंपार्टमेंट्स ओपन कंसेप्ट स्ट्रेटजी अगर है तो जोनिंग विदाउट वॉल्स, यूज रग्स, फर्नीचर लेआउट्स, फिनिशेस एंड लाइटिंग टू डिफाइन एरिया, ठीक है। अगर वॉल के बिना जोनिंग है, मतलब ऐसा एरिया है जहाँ पर वॉल्स की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर कैसे रग्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। रग्स या फर्नीचर लेआउट, फिनिशेस, लाइटिंग डिफाइन करती है उस एरिया को। वर्टिकल यूटिलाइजेशन, फ्लोर टू सीलिंग शेल्व्स एंड रेज्ड प्लेटफॉर्म, ये भी आता है, ठीक है। वर्टिकल यूटिलाइजेशन यानी कि यहाँ पर हम बात करें दीवारों की, तो फ्लोर टू सीलिंग शेल्व्स जो है रेज्ड प्लेटफॉर्म से बताई जाती हैं। यूज ओवरहेड स्पेस टू कीप फ्लोर्स क्लीन, ओवरहेड स्पेस मतलब कि जो चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिनको शेल्फ में रखा जा सकता है उन्हें शेल्फ में रखना चाहिए जिससे कि फ्लोर क्लीन रहे, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि हम बैग्स एंड ऑल होते हैं या फिर कोई ऐसी मशीन है जिसको आप ऊपर रख सकते हैं, तो उसे ओवरहेड स्पेसेस पर यूज़ करना चाहिए रखने के लिए जिससे कि फ्लोर जो है वो खाली रहे और क्लीन रहे। मल्टी फंक्शनल फर्नीचर, मर्फीज बेड, सोफ़ा बेड, कन्वर्टेबल टेबल्स, मल्टी फंक्शनल फर्नीचर्स जो है वो ज़्यादा यूज़ में आ रहे हैं अभी क्योंकि स्पेस भी कम लेते हैं, ठीक है। कन्वर्टेबल टेबल्स होते हैं, जैसे टेबल छोटा बड़ा हो सकता है अकॉर्डिंग टू जो आपका यूज़ है, वो सेम टेबल जो स्टडी टेबल भी बन जाता है, वर्किंग टेबल बन जाता है, वही सेम टेबल डिनर टेबल भी बन जाता है, ठीक है। सोफ़ा बेड्स जैसे मैंने एग्जांपल बताया था पहले भी आपको कि बेड्स जो है वो सोफ़ा एट द टाइम लिविंग रूम उसको यूज़ किया जा सकता है सोफ़ा बना करके, और फिर बाद में उसे बेड भी कन्वर्ट करके यूज़ किया जा सकता है। वन स्पेस यूज फॉर मल्टीपल एक्टिविटीज़, एक स्पेस को मल्टीपल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। Technical and environmental factors, orientation, utility rooms and entrances towards north, living rooms, balconies, garden towards southwest, depending upon sunlight. एक्चुअली में सनलाइट पर डिपेंड करता है और क्लाइमेट पर डिपेंड करता है, इसलिए ज़्यादातर लोग ओरिएंटेशन कैसा रखते हैं, यूटिलिटी रूम्स और एंट्रेंसेस का टुवर्ड्स नॉर्थ रखते हैं और लिविंग रूम, बैल्कनीज, गार्डन्स टुवर्ड्स साउथ या साउथ वेस्ट रखते हैं या वेस्ट।
फिर लाइटिंग, लेयर्ड लाइटिंग, एम्बियंट, टास्क एंड एक्सेंट, एनहेंस डेप्थ एंड जोन डेफिनेशन। जिस हिसाब से जोन होता है उसके हिसाब से लाइटिंग, लेयर्ड लाइटिंग्स होती हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन एम्बियंट, टास्क और एक्सेंट, ठीक है। अब ये इसमें डिफरेंस क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, जब हम लाइटनिंग डिटेल में पढ़ेंगे, जब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, कि एक्सेंट का मतलब है कि कोई एक पर्टिकुलर जो फॉर एग्जांपल कोई मैंने इंस्ट्रूमेंट रखा है अपने रूम में, या फिर मुझे एक चीज़ पर फोकस करना है, दैट इज कॉल्ड एक्सेंट, ठीक है। तो लाइटिंग उसके अकॉर्डिंग होती है। सस्टेनेबिलिटी, नेचुरल वेंटिलेशन, इको फ्रेंडली मटेरियल्स, एग्जाम्पल बम्बू कैन रिड्यूस एनर्जी यूज बाय अप टू 50%, ठीक है। नेचुरल वेंटिलेशन, इको फ्रेंडली मटेरियल्स यूज किए जा सकते हैं, जैसे बम्बू यूज किया जा सकता है ना। तो इससे एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो 50% तक बढ़ जाती है। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ स्टेयर प्लान, क्योंकि स्टेयर प्लान में से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं यूजीसी नेट में, इसीलिए मैं आपको स्टेयर प्लान अलग से बता रही हूँ, अलग से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। स्टेयर प्लान टेक्निकल ड्राइंग होती है, लेआउट होता है स्टेयर्स का। अब स्टेयर्स का ड्राइंग कैसे बनता है, जैसे हमने बताया था, एक फ्लोर ऊपर बना करके और फिर वहाँ पे लाइंस के हिसाब से स्टेप्स बना दिए जाते हैं, 1 2 3 4, मुझे 4 स्टेप चाहिए, ठीक है। तो स्टेयर प्लान बन जाता है और ये हमको फ्लोर प्लान के अंदर ही मिलता है। स्टेयर प्लान इज अ पार्ट ऑफ फ्लोर प्लान, ठीक है। अब यहाँ पर स्टेयर्स आर नॉट जस्ट कनेक्टर्स बिटवीन फ्लोर्स, दे आर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, सर्कुलेशन डिवाइसेस एंड सेफ्टी सिस्टम रोल्ड इनटू वन, ठीक है। एक वेल डिजाइन स्टेयर्स क्या करता है, नेचुरल फील कराता है, क्लाइंब बिकॉज इट्स डायमेंशंस क्वाइटली मैच द रिदम ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के रिदम से मैच करना चाहिए, ठीक है। कैसे वो भी पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स क्या होते हैं स्टेयर्स के, ये आप ध्यान से सुनो। सबसे पहला है ट्रेड। ट्रेड को क्या कहते हैं, ट्रेड वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट जहां पर फुट रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड, ठीक है। जहां पर पैर रखते हैं आप स्टेयर्स पे, वो एरिया ट्रेड कहलाता है। हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ स्टेप वेयर द फुट रेस्ट्स, ठीक है, वॉकिंग सरफेस है, ऊपर चढ़ने के लिए जो सरफेस होता है वो। फिर आता है राइजर, उसी का जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पार्ट जो है, हॉरिजॉन्टल तो ये है, वर्टिकल पार्ट जो होता है, ठीक है, सीढ़ियों के नीचे जो वर्टिकल पार्ट होता है उसे राइजर कहा जाता है, ठीक है, इट इज कॉल्ड राइजर। फिर आता है नोजिंग। नोजिंग क्या है, प्रोजेक्टेड एज ऑफ ट्रेड इम्प्रूव सेफ्टी एंड कंफर्ट। ये जो कोना, नुकीला कोना जो होता है किसी भी सीढ़ी का, दैट इज कॉल्ड नोजिंग। ये नोजिंग है, ये नोजिंग है, ठीक है, ये नोजिंग है, ओके, दिस इज कॉल्ड नोजिंग। फिर है लैंडिंग, जो सबसे लास्ट वाला स्टेप होता है, दैट इज कॉल्ड लैंडिंग, ठीक है। यहां पर आप पहुंच गए, दिस इज कॉल्ड लैंडिंग। ये वाला जो सबसे लास्ट स्टेप है ना, ये कहलाता है लैंडिंग। फ्लैट प्लेटफॉर्म बिटवीन फ्लाइट्स प्रोवाइड रेस्ट एंड चेंज ऑफ डायरेक्शन। अब यहां से दूसरी सीढ़ी भी हो सकती है आप ऊपर की तरफ इस तरीके से, तो ये क्या कहलाया, फ्लैट प्लेटफॉर्म है बिटवीन फ्लाइट्स। एक पूरी पूरी सीढ़ी को, ये पूरी सीढ़ी क्या कहलाई, फ्लाइट कहलाई। इसके ऊपर एक और होगी तो इट इज दूसरी फ्लाइट, ठीक है, ये फ्लाइट कहलाता है, अंडरस्टूड। देन कम सोफिट। सोफिट मतलब जो ये अंडर सरफेस होता है स्टेयर्स का, ये नीचे वाला एरिया जो होता है, ये वाला जो एरिया है, ये कहलाता है सोफिट, दिस इज कॉल्ड सोफिट, ठीक है। फिर आता है हैंड रेल और बलुस्ट्रेड। हैंड रेल ये, ठीक है, जिसको पकड़ के, जिसको सहारा लेकर के हम ऊपर चढ़ते हैं, ये हैंड रेल कहलाता है, दिस इज कॉल्ड हैंड रेल। और इसको सपोर्ट करने के लिए जो डंडे लगे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड बलुस्ट्रेड, ठीक है, सपोर्ट प्रोटेक्शन के लिए इसको यूज किया जाता है। आई थिंक अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये डायग्राम और भी चीजें बताता है, इसलिए मैंने ये डायग्राम लिया था, जैसे कि ये हो गया यहाँ पर इसने न्यूवेल बताया है। ये बेलुस्ट्रेट का जो फर्स्ट वाला जो एक्चुअली में बेस ज्यादा होता है वो न्यूवेल कहलाता है, उसके ऊपर वाला पार्ट न्यूवेल कैप कहलाता है, ठीक है। और ये एरिया जहां तक लैंडिंग तक बना हुआ है ना, ये देखो लैंडिंग तक बना हुआ है, और जहां पर आप चढ़ रहे हो, जितनी फ्लाइट जिसको कहा गया है, इसको यहाँ पर रन का नाम भी दिया गया है, एंड जितना ऊंचाई होती है उस सीढ़ी की, ठीक है, उसको राइजर कहा गया है, ठीक है। मतलब ये सीढ़ी की जितनी ऊंचाई है उसको राइजर कहा गया है, ये सीढ़ी की ऊंचाई, इसको राइजर कहा गया है ना। और ये वाला जो साइड वाला पार्ट होता है स्टेयर्स का, उसे स्ट्रिंजर कहा गया है, साइड वाला पार्ट है ये पूरा जो एरिया है साइड वाला, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंजर, ठीक है। तो ऐसे आपको और भी पता चल गए कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं स्टेयर्स के।
ओके, सो फिर आता है स्टैंडर्ड डायमेंशंस। स्टैंडर्ड डायमेंशंस का मतलब है कि अगर आप किसी डिज़ाइनर या आर्किटेक्चर को बोलेंगे कि भाई मुझे स्टेयर्स बनवाने हैं, तो वो स्टैंडर्ड डायमेंशंस के हिसाब से बनाएगा, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल किसी पर्सन को अलग से ही कुछ चाहिए कि नहीं मुझे कुछ अलग करवाना है, या मुझे अलग तरीके का, मुझे ये मेजरमेंट नहीं चाहिए, मुझे अलग तरीके का बनवाना है, देन फिर बात अलग हो जाती है। बट स्टैंडर्ड डायमेंशन यानी कि अगर आप कहीं पर भी जाएंगे वहां पर आपको स्टैंडर्ड डायमेंशंस के हिसाब से स्टेयर्स मिल रहे हैं, वो इसी हिसाब से बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला है ट्रेड। ट्रेड मतलब जो हमारा हॉरिजॉन्टल पार्ट है जहाँ पर पैर रखा जाता है, ठीक है। ट्रेड यूजुअली 25 से 30 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। फिर है राइजर, जो वर्टिकल वाला पार्ट होता है। वर्टिकल वाला पार्ट जो है वो 15 से 18 सेंटीमीटर तक होता है, ठीक है। फिर आती है स्टेयर्स विथ। स्टेयर्स विथ मतलब क्या है, ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला, ये मान लो स्टेयर्स है, ठीक है। ये वाला जो एरिया होगा ये कहलाता है स्टेयर्स विथ, ठीक है। ये मिनिमम 90 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और जो लैंडिंग होती है, लैंडिंग विड्थ जो होती है, लैंडिंग मतलब जो सबसे ऊपर वाला स्टेयर होता है जहां पर हम पहुंच गए, उसका भी स्टेयर्स जो है वो सॉरी उसका भी विड्थ जो है वो स्टेयर विड्थ जितना ही होता है, ठीक है। 90 सेंटीमीटर ही होगा, वो छोटा बड़ा नहीं होगा, नहीं तो स्टेयर्स का फिर स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। फिर आता है हेडरूम। हेडरूम का मतलब है कि अगर एक स्टेयर बना हुआ है इस तरीके से, इसके ऊपर एक और स्टेयर बनाया गया है, यहाँ से मुड़ करके एक और, भाई आपको ऊपर चढ़ने के लिए मान लो बनाया गया है, तो ये दो के बीच में जो एरिया होता है, ठीक है, ये दो का जो एरिया होता है दैट हैज टू बी 2.1 मीटर, ये कहलाता है हेडरूम, ठीक है। अ कॉमन डिजाइन रूल इज 2 into riser plus thread is equal to 60 to 65 centimeter which matches average human stride। एवरेज ह्यूमन स्ट्राइड मतलब कि सारे मेजरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए कि पैर का साइज कितना बड़ा है, कितनी उसकी हाइट हो सकती है, ठीक है, और किस हिसाब से विड्थ होना चाहिए, ये सब हमको पता चल जाता है। ये कॉमन रूल यूज किया जाता है। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं स्टेयर प्लानिंग के? सबसे पहला होता है सेफ्टी, विच इज ऑब्वियस, सेफ्टी को ध्यान में रख के, क्योंकि हम एलिवेशन पर जा रहे हैं और कुछ इस तरीके से एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक पहुंचे, तो वहां पर सेफ्टी सब फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए हैंड रेल्स और बेलुस्ट्रेड लगाए जाते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म राइजर एंड ट्रेड साइजेस होना चाहिए, बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि क्या होता है, आप एक सीढ़ी, कभी आपने नोटिस किया होगा कि कहाँ कहीं कहीं पर कुछ एरिया ऐसा एरिया हो जाता है कि कहीं एक सीढ़ी बड़ी एक सीढ़ी छोटी बना दी जाती है। अब हम एक सीढ़ी जब चढ़ते हैं तो हम, हमारी जो मसल मेमोरी होती है वो क्या करती है, उसको वो याद रख लेती है कि हाँ दिस इज द सीढ़ी का साइज, हमें पैर इतना ही उठाना है। वही अगर उसके आगे वाला अगर सीढ़ी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो ठोकर लग के फिर आप नीचे गिरते हैं, है ना। तो ये सेफ्टी कंसर्न रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यूनिफॉर्म साइज होना चाहिए राइजर और ट्रेड का, एक जैसा साइज, ऊपर नीचे नहीं। नॉन स्लिप सरफेस, तो इंस्टेड जो स्टेयर्स होती है वहां पर कुछ इस तरीके से अगर टाइल्स यूज करे जा रहे हैं या फिर कुछ भी सरफेस यूज किया जा रहा है, वो कुछ ऐसा जहां पर फ्रिक्शन कम हो, क्योंकि अगर कोई इंसान गिरेगा फिसल के तो उसे चोट लग सकती है ना। प्रॉपर हैंड रेल्स होना इंपॉर्टेंट है, कंफर्ट इंपॉर्टेंट है, मॉडरेट स्लोप फॉर इजी क्लाइंबिंग। स्लोप बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, मॉडरेट स्लोप होना चाहिए इजी क्लाइंबिंग के लिए। एडिक्वेट लाइटनिंग और वेंटिलेशन होना चाहिए, ठीक है। वेंटिलेशन ना भी हो बट लाइटनिंग प्रॉपर होनी चाहिए स्टेयर्स एरिया पर, अंधेरे में चढ़ने में दिक्कत हो सकती है। एफिशिएंसी, मिनिमम स्पेस कंजप्शन, मिनिमम स्पेस कंजप्शन करना है, कन्वीनियंट लोकेशन रखना है प्लान में, ठीक है। स्टेयर प्लान प्रिपेयर करने के लिए स्टेप्स क्या होती है, सबसे पहले फ्लोर टू फ्लोर हाइट डिटरमाइन करना है, तभी समझ में आएगा कि कितनी स्टेप्स रखनी है ना। कैलकुलेट नंबर ऑफ राइजर्स एंड थ्रेड्स, कितने नंबर ऑफ राइजर्स कितने नंबर ऑफ थ्रेड्स आएंगे कैलकुलेट करना है। डिसाइड करना है स्टेयर विथ और किस टाइप का रखना है वो डिसाइड करना है। सूटेबल लैंडिंग पोजिशन डिसाइड करना है, और डायरेक्शन शो करना है मूवमेंट का एरो से। जब हम बबल बनाएंगे या फिर हम जब फ्लोर प्लानिंग बनाएंगे, बबल में नहीं होता, फ्लोर प्लानिंग जब हम बनाएंगे तो उसमें एरो से मूवमेंट प्रॉपर बनाना है। सभी डायमेंशन को क्लियरली मार्क करना है, ठीक है। अब एक और चीज बताना चाहती हूँ, स्टेयर्स में बहुत टाइप्स होते हैं, ठीक है। सर्कुलर स्टेयर होता है, ठीक है, जिगजैग स्टेयर होता है, अलग अलग स्टेयर्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट उस हिसाब से बनता है। अब हाउसिंग प्लान स्पेशल ग्रुप्स के लिए आ जाती है। स्पेशल ग्रुप्स के लिए हाउसिंग प्लान जो होता है वो समवॉट सेम होता है,
बट कुछ चीज़ें होती हैं स्पेशल ग्रुप्स के लिए जो ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। जैसे अगर एल्डरली पर्सन है तो बैरियर फ्री डिज़ाइन बनानी पड़ती है, सेफ्टी फीचर्स ज़्यादा रखने होते हैं और ईजी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, राइट। जैसे कि अगर किसी एल्डरली पर्सन का रूम है तो आप वॉशरूम या टॉयलेट उन्हीं के रूम में बिल्डअप कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, इजी एक्सेसिबिलिटी हुई, उनको ज़्यादा चल के नहीं जाना पड़ेगा, है ना। इफ़ पर्सन इज व्हील चेयर है अगर, तो फिर वहाँ पर जो क्या कहते हैं स्टेयर्स होंगे उनका यूज़ में थोड़ा सा इश्यूज होगा, ठीक है। तो फिर लिफ्ट लगाई जा सकती है अगर हायर इनकम ग्रुप है भाई, तो है ना। या फिर इंक्लाइंड जो एरिया होता है, इंक्लाइंड एरिया बनाया जा सकता है इस तरीके का जिससे इजीली जो व्हील चेयर वगैरह है वो ऊपर नीचे करी जा सके। पर्सन विद डिसेबिलिटी रैम्प्स, रैम्प्स वही चीज़ होगी, इंक्लाइंड एरिया बना दिया, रैम्प बना दिया, ठीक है। व्हील चेयर ऊपर नीचे आराम से हो रही है। वाइड डोरवेज ताकि व्हील चेयर अंदर बाहर हो सके आराम से। ग्रैब बार्स, ग्रैब बार्स यानी कि थोड़ी थोड़ी दूर पर उनके लिए कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट या बार्स लगाए जिसके सपोर्ट से वो चल सके। नॉन स्लिप फ्लोर्स, ऐसे फ्लोर्स जहाँ पर फ्रिक्शन ना हो, ठीक है। अगर बच्चे हैं किसी घर में तो सेफ प्ले एरिया बनाना है, चाइल्ड फ्रेंडली इंटीरियर बनाना है। चाइल्ड फ्रेंडली इंटीरियर में ज़्यादातर फ्लोरिंग पे लोग रग्स वगैरह यूज़ करते हैं, है ना। और जो सीढ़ियों पर जो हमने पढ़ा था अभी नोजिंग, उसको नुकीला ना बना करके उसको सर्कुलर बना दिया जाता है। और कोने दरवाजे यहाँ पर सेफ्टी चीज़ें यूज़ करी जाती हैं। वर्किंग वुमेन और स्टूडेंट्स है तो हॉस्टल एंड ग्रुप हाउसिंग होती है, ठीक है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन अगर है तो अफोर्डेबल और बेसिक हाउसिंग यूनिट्स होते हैं। फिर हाउसिंग इन स्पेशल एरिया, रूरल एरिया में लोकल मटेरियल क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाई जाती है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर रूरल एरिया में एक तो लोगों बहुत हाई क्लास इनकम के लोग नहीं होते, ठीक है। तो उनका बेसिक नेसेसिटी होती है कि भाई हमें इस तरीके का रूम चाहिए, 2 कमरे चाहिए, दे डोंट वांट फैंसी रूम। तो उनके हिसाब से हाउसिंग होती है, उनके हिसाब से प्लानिंग होती है। अर्बन स्लम्स में स्लम इम्प्रूवमेंट एंड रिहेबिलिटेशन हाउसिंग होती है, ठीक है। जैसे कि लोग अर्बन स्लम्स जैसे कि झोपड़ी बना करके रहते हैं, ठीक है, या पक्के हाउस सॉरी कच्चे हाउस पे रहते हैं, वो सब हटा करके उनके लिए प्रॉपर रिहेबिलिटेटिंग हाउस बनाया जाता है। अब इन सब में आता क्या है, जैसे कि प्रधानमंत्री योजना एंड ऑल बनाई जाती है कि घर प्रोवाइड करे जाते हैं, तो वो हाउसिंग प्लान उसके हिसाब से बनाया जाता है। डिजास्टर प्रोन एरिया हो जाता है, अर्थक्वेक फ्लड रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो डिजास्टर प्रोन के हिसाब से बनाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा लैंडस्लाइड एरिया जहाँ पर ज़्यादा होता है, वहाँ पर लोग पक्के घर नहीं बना सकते क्योंकि फिर तो चला गया उनका घर, है ना। वहाँ पर वो कच्चे बनाते हैं, उस हिसाब से बनाते हैं। हिली और कोस्टल रीजन में साइट सेंसिटिव क्लाइमेट अडेप्टेड स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है। हाउसिंग फाइनेंस क्या होता है अब देखते हैं। हाउसिंग फाइनेंस मतलब कि फाइनेंशियल असिस्टेंस कहाँ कहाँ से मिल सकता है अगर हमें घर बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, परचेस करना है या इम्प्रूवमेंट करवाना है घर का। सबसे पहला सोर्सेज देखते हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, वहाँ से लोन मिल जाता है, ठीक है। मतलब आपने अगर किसी बैंक में अकाउंट खुलवाया है वहाँ से आप लोन ले सकते हैं। फिर हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे LIC हाउसिंग फाइनेंस होता है, HDFC, ठीक है, ये भी हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, HUDCO, HUDCO, NHB, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ होती है, यहाँ से मिल जाता है। गवर्नमेंट स्कीम्स चलती हैं, जैसे अभी मैंने बताया प्रधानमंत्री आवास योजना है, सब्सिडाइज हाउसिंग लोन्स हैं, लो और मिडिल इनकम ग्रुप के लिए मिल जाते हैं। टाइप्स ऑफ हाउसिंग लोन्स, होम परचेज लोन्स है, कंस्ट्रक्शन लोन्स है। होम परचेज लोन्स यानी कि घर अगर खरीदना है तो होम परचेज लोन्स लिए जाते हैं। कंस्ट्रक्शन अगर करना है तो कंस्ट्रक्शन लोन्स लिए जाते हैं। होम इम्प्रूव करना है, जैसे अगर किसी का घर टूट रहा है, उसके पास में पैसे नहीं है, तो होम इम्प्रूवमेंट लोन लिया जाता है। होम एक्सटेंशन लोन भी होता है, अगर कोई चाहता है कि अपना होम एक्सटेंड करे, मतलब कि ऊपर दूसरा सिंगल एक्स से डुप्लेक्स बनाना है, तो उसके हिसाब से लोन्स दिए जाते हैं। ऑब्वियसली सबका अलग अलग नॉर्म्स होंगे, सबसे अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस होंगे, इंटरेस्ट रेट्स भी अलग अलग हो सकता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ हाउसिंग फाइनेंस। अब हाउसिंग फाइनेंस का इंपॉर्टेंस क्या होता है, एंकरेज करता है होम ओनरशिप को। क्या होता है, लोगों के पास में घर नहीं होते हैं तो क्या करते हैं, या तो उसे बेच करके पैसा रखते हैं अपने पास में, छोटे घर में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अपने घर को ना छोड़ के दूसरी जगह आपको नहीं जाना पड़े, तो लोगों को होम ओनरशिप का थोड़ा एंकरेजमेंट मिलता है। हाउसिंग डेवलपमेंट में सपोर्ट कर देता है ना।
इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट में भी सपोर्ट करता है ये, इम्प्रूव करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। ओके, सो ये टॉपिक यहीं पर ही एंड होता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं नेट में कैसे आते हैं। क्वेश्चन 1 जून 24 के पेपर से लिया है मैंने। वॉक इन बाथ टब्स कैन बी गुड ऑप्शंस फॉर दोज विथ लिमिटेड मोबिलिटी, इंडिविजुअल यूजर्स, एवरेज अडल्ट विथ गुड रेंज ऑफ मोशन, या फिर इंडिविजुअल यूजिंग अ व्हील चेयर। ठीक है, लिमिटेड मोबिलिटी के साथ में जो होते हैं उनके लिए होता है वॉक इन बाथ टब्स। ठीक है, डिजाइन विथ लो एंट्री थ्रेशोल्ड एंड बिल्ड इन सीटिंग, मेकिंग देम स्पेशली सूटेबल फॉर पीपल विद लिमिटेड मोबिलिटी। ठीक है, लिमिटेड मोबिलिटी वाले जो लोग होते हैं, जैसे कि जिनका चलना फिरना ज़्यादा नहीं हो पाता है, या तो व्हील चेयर पर है या फिर कुछ भी, और पैरों में चोट लगी है, किसी भी तरीके से लिमिटेड मोबिलिटी होती है, उनके लिए इस तरीके का सूटेबल रहता है। ठीक है, व्हील चेयर वाला भी ऑप्शन था हमारे पास में, बट वो अलग से नहीं है। ठीक है, इम्प्रूव सेफ्टी और इंडिपेंडेंस, बट दे आर नॉट टिपिकली डिजाइन फॉर व्हील चेयर एंट्री। रोल एंड शावर्स सर्व्स द पर्पस बेटर। रोल एंड शावर्स जो होते हैं वो ज़्यादा सर्व करते हैं, बट जिनकी मोबिलिटी लिमिटेड होती है, जैसे कि लोग कम चल पाते हैं, ठीक है, उनके लिए ये ज़्यादा बेस्ट रहता है। क्वेश्चन 2 दिसंबर 23 के पेपर से लिया है। वर्क जोन इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ। वर्क जोन अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग में है तो उसमें क्या क्या आ सकता है? किचन, ड्राइंग रूम, लॉन्ड्री एरिया, लॉन, या किड्स रूम। ठीक है, किचन होगा अगर वर्क जोन है तो, बिकॉज किचन एक सर्विस एरिया है। सर्विस मैंने आपको पहले बताया था, सर्विस एरिया, वर्क जोन, दिस इज सेम थिंग, क्योंकि यहाँ पर काम चल रहा है। ड्राइंग एरिया नहीं है, यहाँ पर कोई काम नहीं चलता। लॉन्ड्री एरिया है, यहाँ पर काम चल रहा है, कपड़े धुल रहे हैं, लॉन्ड्री एरिया। ठीक है, लॉन नहीं है, लॉन में भी लोग रिलैक्स करने के लिए जाते हैं। किड्स रूम में भी प्लेइंग चल रही है, कोई काम नहीं चल रहा है। तो आंसर हमारा होना चाहिए ए और सी। लेट्स चेक, ए और सी हमारा आंसर है। ठीक है, रेसिडेंशियल प्लानिंग में जो वर्क जोन्स होते हैं वहाँ पर फंक्शनल एक्टिविटीज़ जो है वो होती है, मतलब सर्विस होती है वहाँ पर, तो किचन और लॉन्ड्री एरिया आएगा। देन क्वेश्चन 3 जून 23 के पेपर से रहा है। अ पर्सपेक्टिव प्लान शो। एक पर्सपेक्टिव प्लान क्या शो करता है? थिकनेस ऑफ वॉल, थिकनेस ऑफ बीम्स एंड फ्लोर्स, पिक्टोरियल व्यू ऑफ प्रपोज्ड हाउस, या हाइट ऑफ विंडोज एंड डोर्स। पिक्टोरियल व्यू शो करता है। ठीक है, तो पर्सपेक्टिव प्लान जो होता है वो 3D प्लान भी कहलाता है, या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर शोइंग हाउ इट विल बी लुक फ्रॉम अ पर्टिकुलर व्यू पॉइंट। एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट से 3D कैसे दिखेगा वैसा उसमें पूरा विजुअलाइज कर दिया जाता है। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। क्वेश्चन 4 दिसंबर 22 के पेपर से है। द वर्टिकल पार्ट ऑफ स्टेप दैट वर्क एज इट्स सपोर्ट इज। जो वर्टिकल पार्ट होता है स्टेप का, स्टेप मतलब स्टेयर्स की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। जो वर्टिकल पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? न्यूवेल कहते हैं, थ्रेड कहते हैं, राइजर कहते हैं, सोफिट कहते हैं। ठीक है, तो ट्रेड कहते हैं, जो सॉरी राइजर कहते हैं ना। ये हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट जो होता है जहाँ पर पैरा करता है वो ट्रेड होता है, और जो वर्टिकल पार्ट होता है वो राइजर होता है, राइट। तो ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये राइजर है। चेक कर लेते हैं। करेक्ट है, राइजर वर्टिकल पार्ट है स्टेप्स का, सपोर्ट करता है ट्रेड को। क्वेश्चन 5 जून 22 के पेपर से लिया है। यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्टेयरकेस है, उसे डिस्क्रिप्शन के साथ में मैच करना है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा पीछे लास्ट क्वेश्चन में कि राइजर क्या होता है? वर्टिकल पोर्शन होता है, तो ये वर्टिकल पोर्शन ऑफ स्टेप्स राइजर है। ठीक है, ट्रेड क्या होता है? हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है। हॉरिजॉन्टल पार्ट जहाँ पर ये रहा हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द स्टेप्स वेयर फुट इज प्लेस्ड, तो ये हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो ए का 5 दिख रहा है यहाँ पर, सेकेंड वाले में है। ओके, देन और देख लेते हैं। राइट, फ्लाइट क्या होता है? फ्लाइट इज एक्चुअली जो स्टेयर्स होते हैं, पूरी सीरीज होती है, मतलब कि एक स्टेयर्स बना है, फिर लैंडिंग है, फिर दूसरे स्टेयर्स बने, तो वो जो पूरी सीरीज होती है स्टेयर्स की वो फ्लाइट कहलाती है। फिर नोजिंग, जो आउटर वाला पार्ट होता है, प्रोजेक्टिंग पार्ट, जो नुकीला पार्ट होता है वो नोजिंग कहलाता है, सेकेंड हो जाएगा। और सोफिट अंडर सरफेस ऑफ स्टेयर्स होता है, मतलब कि सीढ़ियों के नीचे वाला पार्ट है जो ज़्यादातर लोग यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ। अगर आपने हैरी पॉटर देखी है, हैरी पॉटर जहाँ रहता था वो एरिया, दैट इज कॉल्ड सोफिट। ठीक है, करेक्ट आंसर। ओके।
सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नर्चरनेट को अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।